ये मैंने आपको क्लियर किया था, ऑडिटिंग की नेसेसिटी के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे। सो इस वीडियो में हमारे लिए सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी इज ए नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज ए लग्जरी। सो डियर फ्रेंड्स, दो पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए अकाउंटेंसी एज ए नेसेसिटी, कि हम अकाउंटेंसी को नेसेसिटी क्यों मानते हैं, और जो हमारा ऑडिटिंग है उसको हम लग्जरी क्यों मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि अकाउंटेंसी हमारे लिए नेसेसिटी क्यों है। लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंटेंसी का मीनिंग आपको क्लियर किया था कि बुककीपिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस हमारी अकाउंटेंसी पे आती है। मतलब बुककीपिंग तक हम सिर्फ अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, बट अकाउंटेंसी में क्या होता है कि हम अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अपना मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट अपनी मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स उसके बाद जो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पर हमारी फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस स्टेप को यहाँ पर क्या माना गया है, नेसेसिटी माना गया है। तो किस तरीके से हम मानते हैं इसको नेसेसिटी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिटेड मेमोरी पावर। तो बात आ जाती है कि जो प्रेजेंट टाइम है वहां पर क्या है कि बिजनेस के साइज बहुत बड़े हो चुके हैं। तो साइज बड़े हो चुके हैं तो ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि रूटीन में बहुत सारी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, तो हर ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में रखा जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या है कि भाई हमें क्या है उनका प्रॉपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स हमारे मेंटेन हमें करने पड़ेंगे, देन तब ही हम अपनी जो मेमोरी पावर है इसके बेसिस पर हम उनको याद रख पाएंगे कि कौन सी एंट्री किस दिन किस अकाउंट्स में हमारी हुई है। तो एक तो इस तरीके से हम जो अकाउंटेंसी है उसको हम नेसेसिटी मान लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जाता है नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसके बिजनेस की उसको एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल जाए कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, उसके बिजनेस में कितना लॉस है। मतलब उसका बिजनेस किस ओर रन कर रहा है, प्रॉफिट की तरफ रन कर रहा है या लॉस की तरफ उसका बिजनेस रन कर रहा है। तो यहाँ से बिजनेसमैन को अकाउंटेंसी से जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है, तो बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में बिजनेसमैन को यहाँ पर नॉलेज मिल जाती है, जो उसके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रूफ इन कोर्ट। बिजनेस के ऊपर क्या है, कई बार डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कि कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, जिसका क्या है कि जो अगर बिजनेसमैन ने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी केसेस चला हुआ है, तो बिजनेसमैन क्या है जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उनको एज ए प्रूफ कोर्ट में रख सकता है, जिससे बिजनेसमैन के जो फेवर में डिसीजन आना है उससे आने में काफ़ी हेल्प बिजनेसमैन को मिल जाती है कि एक्चुअल में बिजनेसमैन ने क्या किया है, अकाउंट्स मेंटेन किया है। मतलब कि जो रिकॉर्ड बिजनेसमैन ने मेंटेन किया है उसका एक प्रॉपर प्रूफ उसके पास यहाँ पर है। तो इसलिए भी हम अकाउंटेंसी को क्या है, नेसेसिटी मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए आता है नॉलेज ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको उसके बिजनेस के जो क्रेडिटर हैं, मतलब जिन पर्सनों को उसने पेमेंट करनी है, जो लेनदार हैं उसके, उनकी प्रॉपर लिस्ट उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए। और सेकंड हो जाता है डेटर। अब जिन पर्सनों से उसको पैसा लेना है तो उन पर्सन की भी प्रॉपर लिस्ट उसके पास होनी चाहिए। मतलब कि क्रेडिटर्स कौन कौन से, उनको कितनी पेमेंट हो चुकी है, डेटर कौन कौन से और उनसे कितनी पेमेंट हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इसका प्रॉपर रिकॉर्ड कहाँ पर मिलेगा, अकाउंटेंसी के अंदर इसका प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाता है, जो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही नेसेसिटी माना जाता है। जो कि मतलब बिजनेसमैन को यहाँ से क्या है, एक्चुअल में अपने क्रेडिटर डेटर की नॉलेज यहाँ पर बिजनेसमैन को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेल्पफुल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इन केस बिजनेस में कंटिन्यू लॉस अगर जा रहा है तो बिजनेसमैन क्या कर लेता है, अपने आप को इंसॉल्वेंट यहाँ पर बना देता है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, अगर बिजनेसमैन ने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उन अकाउंट से ही बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि एक्चुअल में बिजनेस में लॉस है या नहीं है। इन केस अगर लॉस है तो इंसॉल्वेंट होने में कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पफुल असेसमेंट ऑफ टैक्स। अब टैक्स बिजनेसमैन को पे करने पड़ते हैं, तो जिससे क्या है, जो टैक्सेशन ऑफिसर हैं वो बिजनेस की जो भी टैक्स लगाए जाते हैं बिजनेस के ऊपर, चाहे वो इनकम टैक्स लगाया जाता है या सेल टैक्स लगाया जाता है, तो वो क्या है बिजनेस की पोजीशन के ऊपर ही लगाया जाता है कि एक्चुअल में बिजनेस
का जो प्रॉफिट है वो कितना प्रॉफिट है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाए गए वो कितने टैक्स लगाए गए हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या है, बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन के बारे में फाइंड आउट हो जाता है और उसी के बेसिस पर भी बिजनेसमैन के ऊपर जो टैक्स लगने चाहिए उसको इजीली जो टैक्सेशन ऑफिसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपैरेटिव स्टडी पोजीशन। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने बिजनेस के कंपैरेटिव स्टडी कर पाए कि लास्ट ईयर उसके बिजनेस की पोजीशन क्या थी और प्रेजेंट ईयर उसके बिजनेस की पोजीशन क्या है। लास्ट ईयर उसके क्रेडिटर कौन से थे, इस ईयर उसके क्रेडिटर कौन से है। लास्ट ईयर उसके डेटर कौन से थे, इस ईयर उसके डेटर कौन कौन सी है। लास्ट ईयर उसकी सेल कितनी हुई थी, इस ईयर उसकी सेल कितनी हुई है। तो एक्चुअल पोजीशन जो बिजनेस की है उसकी कंपैरेटिव स्टडी बिजनेसमैन यहाँ पर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कन्वेंस इन बोरोइंग। बिजनेसमैन को क्या है कि मे भी लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब लोन इजिली अगर लेना है बिजनेसमैन को तो वो बिजनेस की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस की पोजीशन वेल एंड गुड है, मतलब कि बिजनेस ने अगर लास्ट टाइम कोई भी लोन लिया है और उसको पेमेंट उसकी हो चुकी है तो इजिली बिजनेस को लोन यहाँ पर मिल जाएगा। और ये डिपेंड करता है बिजनेस की पोजीशन के ऊपर, और वो कहाँ से फाइंड आउट हो पाएगी, अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी से क्या है, बिजनेस की जो फाइनल बैलेंस शीट हम अपने बनाते हैं तो वहां से बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में हमें नॉलेज मिल जाती है, जिससे क्या है अगर प्रॉफिट है तो इजिली जो बैंक है फेथ कर लेते हैं और देन उसके बाद क्या है इजिली लोन बिजनेस को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस। इन केस ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिजनेस को सेल करना है तो जो पर्सन परचेज करने वाला होता है वो बिजनेस की पोजीशन चेक करना चाहता है कि हाँ एक्चुअल में बिजनेस की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितना है बिजनेस के अंदर, क्या लॉसेस बिजनेस ने उठाए हैं, और वो कहाँ से फाइंड आउट हो पाएगा, वो सब कुछ भी अकाउंटेंसी से ही फाइंड आउट हो पाएगा। तो बिजनेस की एक्चुअल सेल वैल्यू यहाँ पर लगाई जा सकती है और इजिली बिजनेस को सेल किया जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन यहाँ पर किए गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड। बिजनेस में बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। जो बिजनेस के में काम करने वाले लोग होते हैं वो मनी से रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है, मटेरियल से रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है, अकाउंट से रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है। तो इस टाइप से फ्रॉड से अगर बिजनेसमैन बचना चाहता है तो प्रॉपर रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इनकेस अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया तो हर एक बिजनेसमैन को क्या है जो पर्सन्स काम करने वाले हैं उनके बारे में नॉलेज मिल जाएगा कि किस पर्सन की क्या ड्यूटी थी और उसने कितना रिकॉर्ड अपना मेंटेन किया है। तो फ्रॉड होने से इजिली यहाँ पर बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप्स की अगर बात आ जाती है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर फेथ करना चाहता है तो वो फेथ किस तरीके से हो पाएगा अगर अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए गए हैं तो उनके ऊपर उनके बीच में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं हो पाएगा। या दूसरी बात आ जाती है कि किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप्स के अंदर ऐड करना है तो नया पार्टनर जब पार्टनरशिप्स के अंदर ऐड होता है तो वो पार्टनरशिप्स की एक्चुअल पोजीशन जानना चाहता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है पार्टनरशिप्स की। या कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप से बाहर जाता है तो उसके बाद भी पार्टनरशिप्स की क्या है प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस किया जाता है कि उस पर्सन को कितनी जो पार्टनरशिप से गया हुआ है तो क्या उसको पेमेंट की जाएगी। या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको किस तरीके से पेमेंट की जाएगी। तो दैट मीन्स जो सेटलमेंट किया जाता है तो उसके लिए क्या है प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स का मेंटेन होना जरूरी हो जाता है। इसके बाद लास्ट हमारे आ जाता है सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो बिजनेस है उसके साथ इंटरेस्ट रखने वाले बहुत सारे पर्सन होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर की बात आ जाती है, लोन देने वालों की बात आ जाती है, इन्वेस्टर्स की बात आ जाती है, पार्टनर्स की बात आ जाती है, या पब्लिक की बात आ जाती है, गवर्नमेंट्स की बात आ जाती है। तो हर एक पर्सन का किसी न किसी तरीके से बिजनेस के साथ इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ठीक है, तो उन पर्सन्स को टाइम टू टाइम बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल पाती है, अकाउंटेंसी से उन पर्सन्स को मिल जाती है कि क्या क्या रिकॉर्ड जो बिजनेस ने मेंटेन किया है तो वो इन्फॉर्मेशन इन पर्सन्स को मिल जाती है। तो ये तो बात आ जाती है कि अकाउंटेंसी को हम इन पॉइंट्स के बेस पर हम क्लियर मान सकते हैं कि अकाउंटेंसी हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको नेसेसिटी माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑडिट इज एज लग्जरी, कि अब बात आ जाती है कि भाई हम ऑडिट को लग्जरी क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो ऑडिट को लग्जरी मानने की अगर बात आ जाती है तो भाई अकाउंटेंसी को तो हमने नेसेसिटी मान लिया, अब ऑडिट किस तरीके से हम लग्जरी उसको मान रहे हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मिसयूज ऑफ मनी। ठीक है, हम यहाँ पर मान रहे हैं कि भाई अगर ऑडिट करवा जाता है तो मनी का मिसयूज होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात आ जाती है
कि भाई छोटे बिजनेस हैं तो वो जो ऑडिट का चार्ज है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, बड़े बिजनेस है उनके लिए तो क्या है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके लिए तो कंपलसरी भी हो जाता है और वो चाहते भी हैं कि उनके बिजनेस का ऑडिट हो पाए। बट जो छोटे बिजनेस हो जाते हैं तो उनके क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस उनके लिए यहाँ पर ऑडिट के माने जाते हैं, तो इसलिए भी वो मानते हैं कि मनी का मिसयूज यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है मिसयूज ऑफ एनर्जी। अब ऑडिट का जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो बहुत टाइप्स की फॉर्मेलिटीज वहां पर करनी पड़ती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन वहां पर करना पड़ता है, बुक्स मेंटेन वहां पर करनी पड़ती है। ठीक है, प्रॉपर लिस्ट वहां पर मेंटेन करनी पड़ती है, ट्रांजैक्शंस की, डेटर्स की लिस्ट, क्रेडिटर्स की लिस्ट वहां पर आ जाती है। तो इससे भी क्या माना जाता है कि भी एनर्जी वेस्ट यहाँ पर हो रही है हमारी। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है वेस्टेज ऑफ टाइम। अब टाइम का वेस्टेज की अगर बात आ जाती है, ठीक है, तो ऑडिट जब होता है तो उस टाइम पीरियड में क्या है कि बिजनेस की प्रोसेस को रोक दिया जाता है। ठीक है, जब तक ऑडिट का काम चलता है तब तक बिजनेस की प्रोसेस को यहाँ पर रोक दिया जाता है। ठीक है, कि उस टाइम पीरियड तक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। तो वहां से क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम की यहाँ पर बात आ जाती है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि भाई जो पर्सन काम करने वाले होते हैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, तो क्या है वो आएंगे एंड उसके बाद क्लैरिफिकेशन अपना देंगे, तो टाइम का वहां पर फिर से वेस्टेज यहाँ पर माना जाता है। इन्फॉर्मेशन कभी भी उनसे मांग ली जाती है ऑडिटर के द्वारा, तो टाइम का वेस्टेज यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो बीच बीच में क्या है, उसको कभी भी ऑडिट की प्रोसेस में उसको बुलाया जा सकता है कि आप ये क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कीजिए, तो वो पर्सन क्या है काम छोड़कर आएगा। तो इससे क्या है, उसकी दोबारा से काम पर लगेगा तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसकी डाउन यहाँ पर जाती रहती है, तो एक ये प्रॉब्लम यहाँ पर मानी जाती है। उसके बाद लास्ट आ जाता है इररिलेवेंसी ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑडिट को निरर्थक माना जाता है कि भाई ऑडिट होने के बाद भी बहुत टाइप्स के ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं वो नहीं फाइंड आउट हो पाते। मतलब कि ऑडिट भी किया, एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमने लगाए, एनर्जी भी हमारी वेस्ट हुई, टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ, एफिशिएंसी भी हमारी यहाँ पर गई, देन उसके बाद भी क्या फिर से हुआ, लास्ट में फिर से यही रिजल्ट आ जाता है कि कुछ फ्रॉड ऐसे रह गए फिर भी जो फाइंड आउट नहीं हो पाए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्लियर मान लेते हैं कि भाई अकाउंटेंसी को तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर नेसेसिटी हम मान ले रहे हैं, और उसके बाद ऑडिट को हम क्या है, लग्जरी यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेसेसिटी मानने के पीछे कोई रीजन यहाँ पर हमारा हो जाता है अकाउंटेंसी को, क्योंकि पहले क्या थे, बिजनेस के साइज छोटे थे, ट्रांजैक्शन तो जो थी बिजनेस में वो बहुत कम थी। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन बिजनेस के बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब कि बिजनेस का लेवल क्या है, वो लोकल से नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पर हमारा पहुंच चुका है। तो उसके बाद अकेला बिजनेसमैन क्या है, सारी एक्टिविटीज को हैंडल नहीं कर पाता या माइंड में वो नहीं रख पाता, तो कहीं ना कहीं इसको रिक्वायरमेंट यहाँ पर अकाउंटेंसी की हो जाती है। इसलिए अकाउंटेंसी को क्या है, यहाँ पर क्या माना गया है, नेसेसिटी माना गया है, और ऑडिट को लग्जरी की कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट का स्कोप मतलब कि क्षेत्र ऑडिट का क्या क्या आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बात आ जाती है कि जब एक ऑडिटर अपना ऑडिट का काम स्टार्ट करता है तो क्या है, वो एक एरिया अपना सेट करके चलता है। ठीक है, कि मतलब कि ऑडिट के दौरान उसको किस टाइप्स का, मतलब कि ऑडिट में अपनी प्रोसेस में किन किन चीजों को वो वेरीफाई करेगा, मतलब अपना एक क्या है, एरिया अपना सेट करके वो चल पड़ता है। ठीक है, कि भी मुझे ऑडिट करते टाइम किन किन चीजों को मुझे वेरीफाई करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब कि अपनी एक क्या है लिमिट सेट उसने ऑडिटर ने अपनी कर ली है। मुझे इस लिमिट तक अपने जो ऑडिट का काम है उसको कंप्लीट कर देना है। बट एक पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है कि ऑडिटर ने तो अपनी लिमिट सेट कर ली है, ठीक है, बट एक और बात क्लियर हो जाती है कि उस लिमिट तक क्या वो प्रॉपर तरीके से जो ऑडिट का काम है वो कर पाएगा। आफ्टर ऑडिट क्या ये क्लियर कर पाएगा कि जो उसने ऑडिट किया है अब किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं रही है, दैट मीन्स वो ट्रू एंड फेयर उसकी रिपोर्ट आई है, क्या ऐसा क्लियर हो पाएगा अगर वो लिमिट सेट करके चला हुआ है एक ऑडिटर। बट ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, इसलिए क्या है, एक ऑडिटर अपनी लिमिट इस तरीके से सेट नहीं कर सकता। कई बार क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का होता है उसी के ऊपर ही डिपेंड उसका स्कोप होता है कि ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्या है वो अपना स्कोप सेट करके चलता है कि जैसा ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी ऑडिट के काम करेगा। मतलब कि क्या उसको डीपली चेक करना है। ठीक है,
या भाई उसको क्या है सिर्फ एक सैंपल के बेस पर उसको चेक करना है, तो उस तरीके से वो अपना ऑडिट का काम यहाँ पर कर लेता है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो ऑडिट का जब स्कोप सेट किया जाता है तो उस टाइम उसको ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव की, तो एक ऑडिटर को क्या अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके चलना चाहिए, ठीक है। या बात आ जाती है कि जो जिस पर्सन के लिए वो ऑडिटिंग करने जा रहा है तो क्या इंफॉर्मेशन उस पर्सन के द्वारा उसको प्रोवाइड की जाएंगी, जो ट्रायल बैलेंस है उसका क्या टोटल वहां पर मिला हुआ है या उसमें कुछ डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। किस टाइप्स के बिजनेस के लिए वो ऑडिट करने जा रहा है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप्स की बात आ जाती है, सोल प्रोप्राइटर की बात आ जाती है, तो इनके लिए तो नॉर्मली माना जाता है कि कंपलसरी नहीं होता, बट इनके लिए भी अगर वो कर रहा है देन उसके बाद किस तरीके से अपना एरिया सेट करके चलेगा, ठीक है। या किस टाइप्स के सर्कमस्टांसेस उसके सामने आएंगे, या भी जैसे इंटरनल चेक की बात आ जाती है, ठीक है। इंटरनल चेक मतलब कि कुछ बिजनेस क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही अपने बिजनेस के अंदर इंटरनल चेक सिस्टम अप्लाई कर लेते हैं। मतलब कि जितना भी काम हुआ डेली रूटीन में साथ के साथ उसको चेक करते रहते हैं, ताकि बाद में जब लास्ट में अकाउंट्स को फाइनल किया जाता है तो किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, साथ के साथ ही वो प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाए। या बात एक ये भी आ जाती है कि हर एक पर्सन को ड्यूटी दे दी जाती है, वो इस तरीके से दी जाती है कि एक पर्सन के काम को दूसरा पर्सन चेक करेगा, दूसरे पर्सन के काम को तीसरा पर्सन वहां पर चेक करेगा। तो इस तरीके से भी क्या है कि भी किसी टाइप्स की मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो स्कोप की हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आ जाता है स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, ठीक है। अब प्राइवेट ऑडिट की बात आ जाती है तो पार्टनरशिप्स की हम बात करते हैं या भी सोल प्रोप्राइटर की हम बात करते हैं, तो इनके लिए क्या है ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं होता। बट ये अपने बिजनेस, क्योंकि आज के टाइम में क्या है अगर पार्टनरशिप्स की बात की जाती है, सोल प्रोप्राइटर की बात की जाती है, तो बिजनेस के साइज इनके भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए भी क्या है ये अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन चेक करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर भी ये क्या कर लेते हैं ऑडिटिंग का काम अपना करवा लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी क्या हो जाता है एरिया सेट करना काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है, इसलिए यहां पर भी क्या है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही प्राइवेट ऑडिट का काम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ स्टेटरी ऑडिट, ठीक है। वैधानिक अंकेक्षण की बात की जाती है जहां पर मतलब कंपलसरी, जैसे कंपनीज की बात आ जाती है, ट्रस्ट की बात आ जाती है, बैंकिंग की बात आ जाती है, इंश्योरेंस कंपनीज की बात आ जाती है, तो इनके लिए क्या है ऑडिट करवाना कंपलसरी इनके लिए हो जाता है। मतलब कि रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से इनको प्रॉपर मैनर्स के अकॉर्डिंग इनको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसी के बेसिस पर ही क्या है इनका ऑडिट करवा जाएगा। अब यहां पर भी बात आ जाती है स्कोप, मतलब कि एरिया एक बिजनेसमैन किस तरीके एक ऑडिटर किस तरीके से अपना एरिया यहां पर सेट करके चलेगा कि किस लिमिट तक वो अपना ऑडिट का काम यहां पर करेगा। बट यहां पर भी वो क्लियर नहीं हो पाता। यहां पर भी किस तरीके से हो पाएगा डिपेंड ऑन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे बिजनेस की ऑडिट करने का। तो जैसा ऑब्जेक्टिव होगा उसी के बेसिस पर ही क्या है उनका ऑडिट का काम यहां पर कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। अब जो गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं वो अपॉइंट किया जाते हैं कैग के द्वारा, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है इसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वहां पर इन पर्सन्स को उनका जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है उनमें जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उनका ऑडिट करने के लिए इन पर्सनों को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है इनका। अब इनका क्या है जो सेक्शन है हमारा 1949, ठीक है, इसके अंदर 149, ठीक है, सेक्शन इसमें पहले से ही लिमिट सेट कर रखी है, ठीक है। मतलब कि यहां पर ऑडिटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या है 149 सेक्शन उसको चेक करना है कि ऑडिट का काम गवर्नमेंट जब ऑडिट का काम किया जा रहा है तो किस लेवल तक उसको यहां पर ऑडिट का काम करना है, उसी के बेसिस पर ही वो अपना ऑडिट का काम कंप्लीट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। मतलब कि जो हमारी ऑडिटिंग है वो किन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब कि जो ऑडिट का काम जो एक ऑडिटर के द्वारा किया जाता है वो किस के ऊपर बेस्ड रहकर एक ऑडिटर अपना काम यहां पर करता है। सबसे पहला आ जाता है इंडिपेंडेंस, ठीक है।
मतलब कि स्वतंत्र होना चाहिए एक ऑडिटर, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए जब वो ऑडिट का काम अपना करने जा रहा है, ठीक है। मतलब जो उसके अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी के बेस पर उसको एक्चुअल पोजीशन जो बिजनेस की है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। मतलब बिजनेस के अंदर किस टाइप्स के फ्रॉड हुए हैं, क्या मिस्टेक हुई है, वो उसको फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी टाइप्स का क्या है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए और उस पर्सन को क्या है, प्रॉपर तरीके से इम्पार्शल होकर वहां पर अपना काम करना है, ठीक है। पार्सलिटी वहां पर उसको नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से वो अपना काम यहां पर करेगा। सेकंड हो जाता है एविडेंस। अब जो ऑडिट का काम जितना भी वो डिपेंड ऑन एविडेंस, ठीक है, कि प्रूफ है। एक बात मैंने लास्ट टाइम क्लियर की थी आपको कि नॉर्मली एक बात मानी जाती है कि बिजनेस में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है वो वाउचर के बेस पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता। तो कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका वाउचर आपके पास नहीं है। मतलब रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर लिया और वाउचर आपके पास नहीं है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी वाउचर आपके पास ऐसा भी नहीं रहना चाहिए जिसको आपने रिकॉर्ड में नहीं डाला है, ठीक है। तो प्रॉपर डिपेंड ऑन एविडेंस, ठीक है। तो जो एक ऑडिटर है, ऑडिट का काम किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, एविडेंस के ऊपर। वाउचर जिनको हम बोल देते हैं, तो वाउचर के ऊपर ही बेस्ड रहकर वो अपना ऑडिट का काम कंप्लीट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यू ऑडिट केयर। मतलब कि ऑडिटर को क्या है, प्रॉपर तरीके से हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्या है, जो बिजनेसमैन है उसने फ्रॉड कर रखे होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मिस्टेक उसने की होंगी। तो ऑडिट को क्या है, हर एक टाइम उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से केयर रहकर उसको ऑडिट का काम करना पड़ेगा कि कहाँ पर उसको डीप चेक करना है। मतलब कि उसका टारगेट यही है कि ऑडिट के दौरान उसको किसी भी टाइप्स की कोई मिस्टेक अगर मिल रही है उसको फाइंड आउट करना है, फ्रॉड अगर उसको मिल रहा है उसको फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एथिकल कंडक्ट। अब यहाँ पर बात आ जाती है ऑडिट प्रोफेशन की, ठीक है, कि मतलब कि ऑडिटर जो एक प्रोफेशनल जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि सीए की डिग्री जो उनके द्वारा ली गई है, ठीक है, तो माना जाता है कि ऑडिटर के ऊपर फेथ किया जाता है कि ऑडिटर के द्वारा जो ऑडिट का काम कंप्लीट किया जा रहा है, दैट मीन्स उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो प्रॉपर तरीके से फेथ उसके ऊपर किया जा सकेगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है, अगर कोई भी ऑडिटर, ठीक है, मतलब कि खुद प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड को चेक नहीं करता, मतलब कि फ्रॉड को चेक उसने नहीं किया, मिस्टेक को चेक उसने नहीं किया है, तो वहां से क्या है, बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन नहीं फाइंड आउट हो पाई है। तो आगे फिर क्या हो जाएगा कि आगे जो ऑडिटर हैं उनके ऊपर से लोगों का फेथ कम हो जाएगा, ठीक है, कि भाई ऑडिटर प्रॉपर तरीके से ऑडिट का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या है, एक एथिकल कंडक्ट उसको माना जाता है कि एक प्रोफेशन जो एक ऑडिटर का है उसकी एक इमेज जो बनी हुई है, हर एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपनी एक इमेज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाकर रखें। तो वो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज ना करे जिससे कि उनकी जो इमेज है उसके ऊपर किसी भी टाइप की कोई बात यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए एक ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है कि वो एक्चुअल में जो मोरल उसकी जो वैल्यूज जो उसको बनी हुई है, ठीक है, या किसी भी टाइप का वो मिसकंडक्ट ना करे या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना करे वहां पर, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है फेयर प्रेजेंटेशन। अब एक ऑडिटर ने जो लास्ट में अपनी रिपोर्ट देता है उसको हम मानते हैं कि वो फेयर उसने अपनी रिपोर्ट दी है, ठीक है। जैसे मानते हैं कि ट्रू एंड फेयर वो रिपोर्ट है उसकी, प्रॉपर तरीके से जो ऑडिटर थे उसने जो अकाउंट मेंटेन को चेक किया है उसकी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से क्या है डिस्क्लोज वो किया जाएगा, ताकि जिन जिन पर्सनों को उसकी मतलब रिक्वायरमेंट है उन पर्सन्स को उसकी नॉलेज यहाँ पर मिल जाए। मतलब कि एक्चुअल में जो एक ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ऑडिटर ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपनी पे की है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑडिट प्रिंसिपल। मतलब कि ऑडिट है जो हमारा वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड रहा है हमारा, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर ऑडिट के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंसी, ठीक है, स्वाधीनता का सिद्धांत जिसको हम बोल देते हैं। मतलब कि पहला जो अभी हमने पढ़ा है तो उसमें भी यही बताया गया इंडिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब कि ऑडिट के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। मतलब कि जो ओनर है जिसके वो ऑडिट करने जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड उसने नहीं रहना है, उसका काम ऑडिट करना है यहाँ पर, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उस बिजनेस के रिकॉर्ड को चेक करना है और ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट वहां पर अपनी देनी है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ही ऑडिट हमारा बेस्ड होता है। सेकंड हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है।
अब जो ऑब्जेक्टिविटी की बात आ जाती है, जैसे वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। मतलब ऑडिट क्या है, वो प्रॉपर तरीके से एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। उस एविडेंस के बेस पर ही एक ऑडिट को अपना प्रॉपर तरीके से काम करना है, उन्हीं के ऊपर ही हमारा ऑडिट डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है, सारता का सिद्धांत जिसको हम बोल देते हैं, मतलब कि डीप चेक जिसको हम बोल देते हैं। इन केस अगर रिक्वायरमेंट हो जाती है एक ऑडिटर को, कि अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई उसको डीप चेक करना चाहिए, अब मतलब कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि जो अकाउंट उसने चेक किए उसमें किसी टाइप की कुछ मिस्टेक जो फाइंड आउट नहीं कर पाया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बनती है कि उसको डीप चेक करे। मतलब ये एक ऑडिट का प्रिंसिपल माना जाता है कि अगर वो कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूजन है तो वो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगे, देन उसके बाद जाकर उसको वो चेक करे। और इसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दी उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज उसने करना है, मतलब कि जिन जिन पर्सनों को उसकी रिक्वायरमेंट है उन पर्सनों को वो रिपोर्ट अपनी डिस्क्लोज कर देता है। बट एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, अब डिस्क्लोज की बात जहां पर की गई है, तो एक ऑडिटर ऑडिट के काम के दौरान क्या है, बहुत सारी ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में उसको पता चल जाती है, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लोज उनको वो नहीं करेगा, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि वहां से क्या है, बिजनेस के लिए काफी चैलेंज इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कंपटीटर्स उसके लिए इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब सीक्रेसी बिजनेस की लीक हो सकती है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। डिस्क्लोज सिर्फ क्या करेगा, जो रिपोर्ट एक्चुअल बिजनेस की आई है कि क्या बिजनेस के जो रिकॉर्ड मेंटेन किए वो प्रॉपर तरीके से सही है या सही नहीं है, सिर्फ वो डिस्क्लोज यहाँ पर करेगा, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं ऑडिटर के, तो प्रोसीजर यहाँ पर भी इसी तरीके से आ जाता है कि स्टार्टिंग में बिजनेसमैन ने क्या किया, एविडेंस इकट्ठे किए हैं, देन उसके बाद उनको चेक किया जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक एक ऑडिटर यहाँ पर यूज कर लेता है, जैसे फिजिकल चेक की बात आ जाती है, फिजिकल कैलकुलेशंस की बात आ जाती है, एविडेंस की बात आ जाती है, ठीक है। या भी जो बुक कीपिंग किया गया है, क्योंकि अकाउंटेंसी हुई है तो उसी के बेसिस पर भी एक जो ऑडिटर है वो चेक कर सकता है, बट वो चाहता है कि वो अकाउंटेंसी से पहले भी वो स्टेप पर जाए, बुक कीपिंग जिसको हम बोल देते हैं, तो वो भी चेक कर सकता है। जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट उसके पास आए हैं उनको वो चेक करेगा, अकाउंट जो मेंटेन किया उसको वो चेक करेगा। इन केस वो इनसे भी सेटिस्फाई नहीं है तो पर्सन्स को बुलाकर अपने पास वो देन उसके बाद भी चेक कर सकता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज हो जाती है, उनको भी चेक किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो वेरीफाई यहाँ पर कर सकता है। इस पर नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है क्वालिटी ऑफ ए ऑडिटर। अब एक ऑडिटर जो ऑडिट का काम करने जा रहा है उसके ऊपर फेथ है बहुत सारे पर्सन्स को, ठीक है। जैसे हम बात कर सकते हैं शेयर होल्डर की, हम बात करते हैं बैंकर्स की, हम बात करते हैं पब्लिक की, हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, हम बात करते हैं, तो उनको उसके ऊपर फेथ रहता है। तो इसलिए क्या है, ऑडिटर के अंदर एक प्रॉपर तरीके से क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्वालिटीज एक ऑडिटर के लिए यहाँ पर मानी गई है? सबसे पहली बात आ जाती है कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी। बिल्कुल बात है जी सही, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही बेस रहकर वो क्या करेगा, एक ऑडिट का काम अपना कंप्लीट करेगा। इसलिए क्या है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का एक प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस जो ऑडिटर है उसको नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल जो काम अकाउंटेंट होता है उसको हम नहीं मान सकते कि नॉलेज हो, ठीक है, वो ऐसे मेंटेन कर सकता है अकाउंट्स को, बट हम ये नहीं मान सकते कि एक ऑडिटर को इसका नॉलेज ना हो, क्योंकि ऑडिटर जो अपना ऑडिट का काम कंप्लीट करेगा वो इन्हीं के ऊपर ही बेस्ड रहता है, इसलिए उसको नॉलेज होना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस का वो ऑडिट करने जा रहा है उस बिजनेस के नेचर के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि एक ऑडिटर नॉर्मली क्या करता है, ऑडिट का काम काम स्टार्ट करने से पहले वो बिजनेस को चेक करता है, वेरीफाई करता है, बिजनेस के नेचर को वो चेक करता है, मतलब फिजिकल विजिट वहां पर बिजनेस में करता है कि एक्चुअल में बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, देन उसके बाद जाकर वो अपना ऑडिट का काम स्टार्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट। डिफरेंट टाइप्स के एक्ट की उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप्स के बिजनेस का वो ऑडिट का काम कर सकता है। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एक्ट लगते हैं, तो उनका नॉलेज उसको होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की हम बात करते हैं, कंपनी एक्ट की हम बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात आ जाती है, फैक्ट्री एक्ट की बात आ जाती है, सेल टैक्स एक्ट की बात आ जाती है, सेल ऑफ गुड एक्ट की बात आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है हमारा, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात आ जाती है। तो इन एक्ट का उसको नॉलेज यहाँ पर होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है एक्सपर्ट इन ऑडिट वर्क। बिल्कुल सही बात है जी, अब एक ऑडिटर है तो ऑडिट के काम में तो उसको एक्सपर्ट होना बिल्कुल जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। पीछे भी इस वर्ड को यूज किया गया, ठीक है।
तो क्या है, वो निष्पक्ष होना चाहिए और ईमानदार यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि वो जो ओनर है जिसके लिए वो ऑडिट का काम करने जा रहा है, उसके प्रेशर में वो आकर वो ऑडिट का जो प्रॉपर वर्क होना चाहिए उसको यहाँ पर वो भूल जाए। ठीक है, मतलब कि वो क्या है कि भाई होनेस्टी से वो काम ना करे, मतलब कि एक्चुअल में उसको मिस्टेक फाइंड आउट हुई बट उसने उसको कैरी नहीं किया, एज इट इज उसने बिजनेस को रन करने दिया, मतलब कि आगे अपनी रिपोर्ट ऐसे ही बना दी, रिपोर्ट में कहीं उसने मिस्टेक नहीं डाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रीज विजिलेंस एंड क्लेवर्स। ठीक है, मतलब बात आ जाती है परिश्रमी, तर्क एवं चतुर होना एक ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है। परिश्रमी की जहां पर बात आ जाती है तो ऑडिटर को क्या है कि भाई कई बार क्या है ऐसे मिस्टेक या फ्रॉड होते हैं जिसको क्या है बहुत डीप एक ऑडिटर को जाकर चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है एक ऑडिटर को वहां पर परिश्रमी होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, और क्या है कि हर टाइम उसको अलर्ट रहना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर उसको कोई मिस्टेक मिल सकती है। ठीक है, क्लेवर उसको रहना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है प्रैक्टिकल। बिल्कुल सही बात है जी, बी प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिकल उसको होना यहाँ पर सबसे जरूरी है। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन्स वहां पर काम करने जा रहे हैं, करने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनसे प्रॉपर तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, किसी भी पर्सन को उसको नाराज नहीं करना उसने, तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन ले, भी प्रैक्टिकल होकर, मतलब कि एक लिमिट उसको पता है, उससे ज्यादा वो बात ना करे, मतलब कि वो बात आ जाती है कि भाई कम टाइम में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको प्रॉपर तरीके से उसको मिल जाने चाहिए, तो इसलिए प्रैक्टिकल उसके होना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, मतलब कि स्वतंत्र होना चाहिए, लीडर बिल्कुल उसके लिए जरूरी है, मतलब उसके ऊपर किसी भी टाइप का उसको प्रेशर नहीं मानना है कि जो रिपोर्ट वो दे रहा है वो रिपोर्ट के ऊपर को प्रेशर राइज होकर उसने नहीं देना, मतलब कोई डर उसके माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप्स का, मतलब एक्चुअल में उसको कोई मिस्टेक मिली है तो वो उसको बिल्कुल शो करनी है, या कोई फ्रॉड उसको मिला तो बिल्कुल उसको शो करना है, वहां पर कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी। अब बात आ जाती थी, पीछे वर्ड मैंने आपको बताया था डिस्क्लोजर के बारे में, तो यहाँ पर वो पॉइंट आता है